बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर 9 रिसोर्स मैनेजमेंट और लेक्चर नंबर हमारा है 23 एस्टीमेट एक्टिविटी रिसोर्स। प्रोसेस है नॉलेज एरिया रिसोर्स प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का। जो प्रोसेस है एस्टीमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, इसके इनपुट टूल टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है जो एस्टिमेशन के प्रोसेस हैं जो पहले हमने डिस्कस किया एस्टीमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन का, वही मोस्टली उन्हीं की वही उसी अप्रोच पे हम इसको भी डील करते हैं। उसी के जो इनपुट टूल टेक्निक्स जो वहाँ हमने यूज़ किए थे, मोस्टली वही टूल टेक्निक हम यहाँ पे भी यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो हमारे पास पहले हमने एस्टिमेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट जो डिस्कस किया था, हमने पॉइंट डिस्कस किया उसी को रिव्यू अगर आप रिव्यू करें, देखिए एस्टीमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन के जो हमने गाइडलाइंस देखे थे एस्टिमेशन से रिलेटेड, वही गाइडलाइन आपने आगे भी फॉलो करने हैं। यहाँ पर भी वही सेम जैसे मैंने उस टाइम ही बताया था, शायद आई एम श्योर कि उस टाइम मैंने डिस्कस किया था कि एस्टिमेट्स के जो गाइडलाइंस हैं वो हर एस्टिमेशन के प्रोसेस में उसी तरह हम फॉलो करेंगे। जैसे एस्टिमेट आपने दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर आपको एक्यूरेट एस्टिमेट चाहिए तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसी के साथ हिसाब से हम चलेंगे। हमने ये देखा एस्टिमेशन में ड्यूरेशन, कॉस्ट और रिसोर्स एस्टिमेट्स जो हैं इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर कुछ कहीं पर चेंजेस ड्यूरेशन में टाइम स्केजल में आती है, डेफिनेटली कॉस्ट और रिसोर्स एक्विजिशन का फ्रेमवर्क भी इम्पैक्ट करेगा। अगर रिसोर्स मैनेजमेंट के हम कैलेंडर्स को चेंज करें, उसमें अपडेट करें, डेफिनेटली कॉस्ट और स्केजल में अपडेट्स आएंगी। तो ये क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना है। एस्टिमेशंस का ज़्यादा ताल्लुक एस्टिमेशन रिस्क का देखें ना, हमने रिस्क देखना है कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिसोर्स रिस्क मैनेजमेंट में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको ये जो प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको थोड़ा सा प्रीव्यू करने जा रहे हैं। हमने एस्टिमेटिंग करने हैं कॉस्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट को, और हमने ट्राई करने अनकवर अनआइडेंटिफाइड जो रिस्क हैं उनको भी हमने कोशिश करनी होती है उसको आइडेंटिफाई करने की। जो बंदा जो काम करेगा वही एस्टिमेट अगर काम को करे तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट, दैट वुड बी नियर टू एक्यूरेसी। जिस बंदे ने वो काम करना है उसी से एस्टिमेट भी करवाई। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास एक की पॉइंट अच्छा सोर्स होता है कि पिछले सेम प्रोजेक्ट में अगर इतनी कॉस्ट आई तो राउंड अबाउट हमारे पास इधर भी इसी तरह आएगी। हम कोशिश करेंगे स्मॉल साइज़ जो प्रोजेक्ट का स्मॉल साइज़ होते हैं, जो वर्क पैकेजेस उतारने हैं, हम उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कीजिए, तो उससे एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पोर्शन नेवर एक्सेप्ट कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम मैनेजमेंट। ये एक फैक्टर की चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने एस्टिमेशन में सीनियर मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना। जो कंस्ट्रेंट्स आपको चार्टर में दिए गए हैं आपने उसी को फाइनल नहीं कंसिडर करना। अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को देखें, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसमें जो गैप है उसको हम रिकनसाइल करेंगे कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, whether we can complete our project in that limitations or not. Is there some option to reconcile the both estimates? एक एस्टिमेट आपको प्रोजेक्ट चार्टर में मिल रहे हैं, एक एस्टिमेट प्रोजेक्ट मैनेजर खुद करेगा, तो हमें एक रियलिस्टिक प्लान की तरफ आना है कि रियलिटी इज़ दिस, नॉट दैट विच इज़ गिवन टू अस इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर। चार्टर में अगर कुछ है तो ये याद रखिएगा, ये बड़ी गलती रहेगी आपकी। अगर आपने प्रोजेक्ट चार्टर के जो लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स को ही एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया तो हमने अपनी एस्टिमेशन करनी है और उसी हिसाब से प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। कैलकुलेशन डेफिनेटली कभी भी परफेक्ट नहीं होती, रिकैलकुलेट करना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट टिल द एंड। हमें रिकैलकुलेट करना पड़ता है एस्टिमेट्स को। तो हम कोशिश करते हैं जो रियलिटी से नियर जो फिगर्स हैं उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आपका प्लान बेस्ड शुड बी रिवाइज्ड एंड अप्रूव्ड। डेफिनेटली जो प्लान आप करेंगे उसे रिवाइज करेंगे। पैडिंग नॉट अलाउड। पैडिंग मीन्स गैस करना, किसी काम को भी गैस करना। हमने एस्टिमेट्स को रियलिस्टिक रखना है, अपनी जो रन टाइम रियल इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए अपनी एस्टिमेट्स को भी रियलिस्टिक रखना है। हम जो रिस्क फैक्टर्स को आप अगर वो रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो एस्टिमेट्स होंगे बूस्टअप हो जाएंगे। हम अपने रिस्क को एलिमिनेट अगर करते हैं तो एस्टिमेट डेफिनेटली कम हो जाएंगे। तो रिस्क के जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स का हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Project manager's responsibility is to make as accurate, feasible and maintain the integrity of estimate throughout the life of. Definitely project manager की responsibility है कि
एस्टिमेट्स को एक्यूरेट एज वेल एज जितना एक्यूरेट हो सकता है वो अपने एस्टिमेट्स को लेकर आए और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट उसी को मेंटेन रखें। तो ये हम एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन से अब हम निकलेंगे। हम अपने जो दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास प्रोसेस है एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेस, वहाँ पे वापस आते हैं। और जो हमने एस्टिमेट अभी डिस्कस किया वो पिछले प्रोसेस का है। अभी हम जिस प्रोसेस में वो है एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी रिसोर्स, सॉरी एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पिछले भी प्रोसेस में डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम डिफाइन करेगी किस टाइप की और कितनी क्वांटिटी के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें कौन कौन से वर्क पैकेज, किस वर्क पैकेज पे कितने ह्यूमन रिसोर्स और कितना फिजिकल रिसोर्स लगेगा, वो भी हम यहाँ पे एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। किस वर्क पैकेज पे ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स किस क्वांटिटी में किस स्किल्स के सेट के साथ रिक्वायर्ड है। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान इज इनपुट टू ऑल द प्रोसेसेस। अब हमारे पास जो पिछला हमने काफ़ी डिटेल लेक्चर डिस्कस किया है रिसोर्स मैनेजमेंट, वो आपके पास एक क्रिटिकल पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का। यही इनपुट सर्व करेगा मोस्टली ज़्यादातर प्रोसेसेस में। हम अगले प्रोसेसेस में देखेंगे, जब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया इसके बाद ज़्यादातर ये इनपुट सर्व होगा प्रोसेसेस के लिए। स्कोप बेसलाइन डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। स्कोप बेसलाइन एक्टिविटी लिस्ट आपकी इम्पैक्ट करेगी आपके लिए। इसको भी हमने सामने रखेंगे, ये एज अ इनपुट लेकर आएंगे। स्कोप बेसलाइन भी एक्टिविटी लिस्ट लेकर आएंगे। स्केड्यूल मैनेजमेंट अपने सामने रखेंगे। कॉस्ट एस्टिमेट्स बेसलाइन सामने रहेंगी। इसको सामने रखते हुए हमने एक्टिविटी रिसोर्सेज को हमने एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। रिसोर्स कैलेंडर किस टाइम पे हमें चाहिए। टाइम इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर इन द एस्टिमेशन। किस टाइम पे चाहिए, पीक टाइम पे चाहिए आपको, आपके किसी कोई इकोनॉमिकल कन्फ्लिक्ट्स, कोई कहीं ऐसी कंडीशन है, आपको किस टाइम पे चाहिए। अब देखें सिचुएशन डिफरेंट रहती हैं हर कंट्रीज़ में। एक टाइम पे पॉलिटिकल लैंडस्केप डिफरेंट होता है, दूसरे टाइम पे पॉलिटिकल लैंडस्केप और इकोनॉमिकल लैंडस्केप डेफिनेटली डिफरेंट्स होती हैं। किस टाइम पे आपको चाहिए ये बहुत फैक्टर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनपुट सर्व होगा एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज में। टेम्पलेट्स आपके पास जो पिछले लेसन लर्न हैं वहाँ से हमें ये हेल्प आउट करेगा इस एक्टिविटी को प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। एस्टिमेशन की पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगेन हम इस प्रोसेस में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़्यादातर एस्टिमेशन जो बेस्ट अप्रोच है, मोस्ट कहते हैं जो रिकमेंडेड अप्रोच है, वो बॉटम अप अप्रोच है। कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी लेवल है, आप वहाँ से अगर एस्टिमेट स्टार्ट करें तो आप फाइनल आउट जब आप प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है ऑफ द प्रोजेक्ट, आप उसके एक रियल एस्टिमेट तक जा सकते हैं। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की जो बॉटम लाइन है, जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हैं, वहाँ से एस्टिमेट स्टार्ट कीजिए। एनालॉजी एस्टिमेट में ये कहते हैं कि एक टाइप का प्रोजेक्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, आप उसी टाइप का दूसरा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको भी ले सकते हैं कि यार ये रिसेंटली हमने एक बिल्डिंग कंप्लीट की है, सेम स्कोप के साथ, सेम टाइम फ्रेम के साथ, सेम रिसोर्सेज के साथ। तो उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें करके अपने एस्टिमेट्स को, क्विक डिसीजंस हैं लेकिन नॉट हाईली रिकमेंडेड, या हम ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते। PMI ज़्यादा एम्फोसाइज करती है। मोस्टली रिकमेंडेड ये है प्रोजेक्ट में आप बॉटम अप लेके जाइए। टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स कंज्यूमिंग है, इस पर काफ़ी कॉस्टली टाइम है। बॉटम अप एस्टिमेट्स हर बार लेके जाना सम टाइम वेरी हेक्टिक टास्क और वेरी ओवर हेड बन जाता है। बाज़ात क्विक डिसीजंस के लिए आप एनालॉजीज भी ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास में। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको यूज़ ना कीजिए। मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्विक डिसीजंस में इसी को प्रेफर करते हैं, एनालॉजीज एस्टिमेट्स को। पैरामेट्रिक एस्टिमेट्स हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं ये अक्सर कि यार एक मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट दूसरी जो मटेरियल है उसके ऊपर भी पड़ेगा। स्क्वायर फुट्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ब्रिक्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, साथ में उसके साथ जो मटेरियल है, सीमेंट्स वगैरह है, उसको आपसे सिर्फ स्क्वायर एरिया पूछते हैं। अक्सर जो कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हम पैरामीट्रिक एक चीज़ की जो वेरिएबल्स हैं उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेट करके हम उसका एस्टीमेट दे देते हैं। भाई कितने एरिया की जगह बनानी है, उस एरिया के हिसाब से आपको जितनी ब्रिक्स लगती हैं, जितना मटेरियल लगता है, वो फिंगर टिप्स पे आपको बता देते हैं। भाई इतने एरिया पे काम करना है तो हमें ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में चाहिए क्विकली। तो ये हमारे पास जितने मेच्योर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स से हम देख सकते हैं
मोस्टली कंस्ट्रक्शन में लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होता है कि इस जगह पे कितने मटेरियल लगेगा, वो तो पैरामेट्रिकल एस्टिमेट्स होती हैं। वो हम एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल को क्विकली हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक एस्टिमेट्स। बाजू का हमें हम ना बॉटम अप एस्टिमेट पे जा सकते हैं, ना एनालॉगस कोई ऑप्शन है, ना पैरामेट्रिक है। फिर अल्टरनेटिव एनालिसिस हम करते हैं, हम इन सब का कंबाइन मुख्तलिफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के एक पैकेज को एक प्रोसीजर से डिफाइन करते हैं, दूसरे वर्क पैकेज को दूसरे तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं, तीसरे वर्क पैकेज को तीसरे तरीके से, जहाँ पे हमारे पास श्योरिटी कम रहती है, जहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कम रहती है, तो हम वहाँ पे बॉटम अप लेके जाते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी हम कई दफ़ा काम कर चुके हैं, एनालॉगस लेके जाते हैं। जहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस एक्सपर्ट डिसीजंस या एक्सपर्ट पर्सन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो बाज़ औक़ात हम उनको यूज़ कर लेते हैं, तो कंबाइन भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव एनालिसिस। रिसोर्स हिस्टोग्राम यूज़ किए जाते हैं एस्टिमेटेड रिसोर्सेज में। हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि कौन से रिसोर्स पर्सन किस टाइम फ्रेम में कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक पे हमारे पास ब्लू में आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, इस कलर में डेवलपर्स हैं, इस कलर में टेस्टर्स हैं। तो किस वीक में कौन कौन से रिसोर्स पर्सन कितने आवर्स के लिए रिक्वायर्ड होंगे, किस वीक में कौन कौन से रिसोर्स पर्सन कितने आवर के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो हिस्टोग्राम से हम ये चीज़ क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं कि यार मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए हैं, जो हमारे पास रिसोर्स चाहिए उसकी उनकी रिक्वायरमेंट या लेआउट कुछ इस तरह है। ये भी एक टूल है उसका, रिसोर्स एक्टिविटी रिसोर्स को एस्टिमेट करने का। अब एक्टिविटी रिसोर्स जब एंड अप होती है तो हमारे पास क्या है कि टीम इसको उनको ये समझ आ जाती है कि हमें प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स कितना है। तो at the end of this process we can answer this type of questions as well. थैंक यू सो मच। ये चैप्टर जैसे मैंने बताया था एस्टिमेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर अगेन मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।